दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास है वो है आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उससे रिगार्डिंग और आरबीआई के कुछ क्वेश्चन है वो आज आपके सामने उसका डिस्कस किया जाएगा। और हालांकि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और कुछ जो बंदे कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है, तो नोटिफिकेशन आज तो बंद नहीं हो पाया है, लेकिन आगे जाके कोशिश की जाएगी कि नोटिफिकेशन को बंद किया जाएगा। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। और हाँ, मैं एक बात और कह देता हूं कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो जरूर हमारी क्लास के साथ उसको कंपेयर करें। आपको जहां बेस्ट लगेगा आप वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कंटेंट तो अब कौन ढूंढ के लाएगा आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। आज का सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये उसके क्वेश्चन है, ठीक है। कि व्हेन वाज द एक्ट एस्टेब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ पास्ट, कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना का जो अधिनियम है, एक होता है एक्ट, ठीक है, और एक होता है लागू करना। एक्ट होता है अधिनियम और लागू फिर वो बाद में किया जाता है। पहले तो कोई एक्ट आता है फिर उसको लागू बाद में किया जाता है। तो इसमें है कि ये जो एक्ट है ये कब पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा है 1937, तीसरा है 47 और चौथा है 1949। तो जो इसकी स्थापना हुई थी एक्ट को पारित करने की, वो हुई थी 1934 में, ठीक है। और नीचे एक्सप्लेन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक 1934 अधिनियम में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जो आरबीआई की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो अधिनियम आ जाएगा ना एक्ट, वो 1934 का है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है एक्ट। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये जो आवाज आ रही है नोटिफिकेशन की, कोशिश की जा रही है इसको बंद करने की। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन नो फ्रिल्स अकाउंट शुड बी कन्वर्टेड टू, कि एक होता है नो फ्रिल्स खाता। वो क्या है, मेन मेन मुद्दा ये है कि नो फ्रिल्स है, ये लिखा हुआ है, ये क्या है। जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उसको किसमें परिवर्तित किया जाना चाहिए। अब मैं आपको नो फ्रिल्स ही बताऊंगा। ये है नो फ्रिल्स के लिए मैंने आपको स्पेशल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ताकि आप उसको पढ़ सकें। पहला है जो ऑप्शन वो है डीमेट अकाउंट, दूसरा है BSBDA, इसको इसकी फुल फॉर्म भी आती है BSBDA, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा है करंट अकाउंट और चौथा है डोरमेंट अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें इसको परिवर्तित किया जाता है। तो अगर थोड़ा आप अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि नो फ्रिल्स अकाउंट क्या है। इसको इसके लिए मैंने जानबूझ के ये नो फ्रिल्स अकाउंट यहाँ पे लिखा है ताकि आप उसको आसानी से देख सको। आरबीआई ने नो फ्रिल्स अकाउंट की शुरुआत क्यों की थी पहले ये जरूरी पता होना चाहिए। बाकी BSBD तो आपको पता लग गया है कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी नो फ्रिल्स अकाउंट की। ये देखो यहाँ पे लिखा है नो फ्रिल्स अकाउंट की शुरुआत 2005 में हुई थी। और इन खातों की जो विशेषता थी वो थी कि न्यूनतम, इसमें ऐसे नहीं कि आपको 500 रुपए डालना जरूरी है, इसमें आप कम से कम राशि भी डाल सकते हैं। वो था नो फ्रिल्स अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ फिर कि आरबीआई ने बैंकों से नो फ्रिल्स खातों को एसबी से बदलने के लिए दिशा निर्देश दे दिए। एसबी सेविंग में बदलने के निर्देश दे दिए। इन खातों में न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं होती और इन खातों में 1 महीने में जमा की जाने वाली राशि की इसमें कोई सीमा नहीं होती आपने कितने जमा करने हैं। और इन खातों में अधिकतम 4 बार आप रुपए भी निकाल सकते हैं। तो ये है नो फ्रिल्स अकाउंट की जिसको BSBDA में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें ये फायदा है कि आप न्यूनतम राशि भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तेज हो रहा होगा तो नेक्स्ट,
As per recent RBI guideline, minors above dash years of age can open and operate independently saving बैंक अकाउंट। के आरबीआई के हालिया दिशा दिशा निर्देश के अनुसार कि कितना वर्ष का जो बच्चा होगा वो अपने अकाउंट को खुद ही ऑपरेट कर सकता है। तो ये तो बहुत आसान है, 8, 10, 12 और 14। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे मेरे को, लेकिन चलो बता देता हूँ क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन शुड बी रिजॉल्व विद इन हाउ मेनी डेज। की अगर असफल एटीएम लेन देन का समाधान कितने दिन में किया जाना चाहिए। आपने एटीएम डाला, खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया मतलब खराब क्या हो गया कि आपके रुपए कट गए, रुपए नहीं आए। तो ये प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व हो जानी चाहिए। पहला है 7 दिन, दूसरा है 5 दिन, 15 दिन, तीसरा है 21 दिन और चौथा है 30 दिन। तो ये हो जाता है वैसे 7 दिन में, है ना। 7 दिन में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन आपको कहीं पर भी ना T+5 दिखेगा, मतलब जिस दिन से आपका रुपए कटे हैं उसके 5 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रुपए आ जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते तो 7 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। T+5 का मतलब है कि आपके जैसे आज कटे तो 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रुपए आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो 7 दिन के अंदर तो रुपए आ ही जाने चाहिए। ये 7 दिन उसका रिसॉल्व करने का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर्स द नो फ्रिल्स अकाउंट इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि आरबीआई ने ये जो नो फ्रिल्स अकाउंट है ना, इसकी शुरुआत कब की थी। मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूं, 99, 2002, 2005 या 2008। तो नो फ्रिल्स अकाउंट के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। इसकी शुरुआत 2005 ऑप्शन नंबर 3 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है उसके लिए थोड़ा समय भी कम मिला था और मैंने चेक भी किया था कल, तो देखूंगा दोबारा फिर अगर हो सके तो, क्योंकि आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि हो रहा होगा आपको डिस्टर्ब पक्का, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे। अगला है, व्हाट आर द मेन फंक्शन अ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। की जो संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्य क्या है। जो कंपनी है उसका मुख्य कार्य होता क्या है। पहला है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण। चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का परिवर्तन है अधिग्रहण। या रिशेड्यूलिंग ऑफ डेबिट्स, या ऋणों का पुनर्निर्धारण। तो और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ अबव। अगर आपको कहीं पे ऑल ऑफ अबव मिलता है, वैसे मतलब तुक्का है, बता रहा हूं मैं आपको, ये तुक्का है वैसे। अगर आपको कहीं पर भी ऑल ऑफ अबव मिलता है तो मोस्टली चांस ऑल ऑफ अबव के आंसर के होते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं कि मैं श्योरली बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होता है। तो आप अगर आपको नहीं आता है जहां पे, तो आप इस पे भी दाव अपना खेल सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, बाकी तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, एक दिन मैं उस पर भी क्वेश्चन लाऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी पे कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कि कैग बोलते हैं, CAG। आपने अगर सुना होगा कैग, क्या कैग का पद है वो। तीसरा है डिप्टी गवर्नर आरबीआई का, और चौथा है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो मौद्रिक नीति का जो समिति का अध्यक्षता करता है वो करता है, अगर रुपए की बात आती है तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC, जिसको बोलते हैं MPC की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं, और गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और निर्णायक बोर्ड में उनका वजन बराबर होता है। तो ये वोट वार्ड मैंने ऐसे लिख दिया है कि उसका, ठीक है, लेकिन आरबीआई का गवर्नर होता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व एज द गवर्नर आरबीआई। कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था कि जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा है। और ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको नहीं बताने वाला हूं। पहला ऑप्शन है
पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथी है इंदिरा गांधी। तो शायद मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था कि जो उससे पहले आरबीआई का गवर्नर रहा है। तो ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल भी आपने आंसर बहुत अच्छा दिया था 16 डिजिट, और आज भी ये वाला भी आप दे दोगे, मेरे को उम्मीद है। जहां तक मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं सब स्टाफ, मतलब ठीक ठाक है, पढ़ा है उन्होंने कुल मिला के। तो ये आपने क्वेश्चन बताना है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था। अभी तो मोदी है, तो मोदी जी का तो ऑप्शन भी नहीं है, वैसे ये पूरे पुराने प्रधानमंत्री है। इनमें से एक आधा बचा होगा तो बचा होगा, और इसमें से बचा है तो मनमोहन सिंह ही बचा होगा। अब आपने बताना है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो आरबीआई का गवर्नर रहा। अगला है, इसका इंग्लिश में थोड़ा कट गया हो, बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। जो आरबीआई का प्लेटफॉर्म का नाम है वो क्या है। अब मैं इसका थोड़ा आपको बता देता हूँ, अपवाद जिसको बोलते हैं डाउट, कि मतलब क्या क्या है ना। अगर आप आरबीआई के पोर्टल जहां पर आप लोकपाल शिकायत दर्ज करते हैं ना, तो उसके लिए तो आपको है सीएमएस पोर्टल, ठीक है, ये पोर्टल है उसमें। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम के लिए ना, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें तो मैंने उत्तर भी लिखा है, क्योंकि मैंने बोला आपको ये थोड़ा सीएमएस पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने लोकपाल, होता है ना लोकपाल, उसके लिए शिकायत दर्ज करनी है कि भाई आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए आता है सीएमएस पोर्टल। कौन सा पोर्टल आता है? सीएमएस पोर्टल। लेकिन अगर आपने आरबीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम जिसमें शिकायत करते हैं वो है आरबीआई ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है। सीएमएस पोर्टल और आरबीआई का जो पोर्टल है, ये है उनमें फर्क, ये है उसमें अंतर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड बाय द आरबीआई, की जो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। ई रुपीज, डिजी कैश, पेटीएम या फोन पे। तो अगर डिजिटल आता है जहां पे, कि डिजिटल मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ई का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको कहते हैं ई रुपीज। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये मतलब आरबीआई कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी स्थापना कब, उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1971, 1956, 1949, 1935। 35 में तो उसकी स्थापना होती है, और उसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो होता है 1949 में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, क्या है माजरा आरबीआई का। कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइज होता है, जो राष्ट्रीयकरण होता है, 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है भाई, यही याद करना बहुत जरूरी है कि 35 में तो उसकी स्थापना हुई थी, 1935 में, और उसके बाद 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया, उस दिन एक जो स्टाफ था उसने एक मैसेज लिखा था कि सर आपने बताया था कि जो आरबीआई है अगर वो बैंकों को लाइसेंस देता है तो कौन से सेक्शन में देगा, तो बोला आपने आरबीआई 44 बताया था, वो जैसे बोल रहा था वो। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैंने 44 शायद हो गया होगा मेरे उससे, मैं ये नहीं बोलता गलती हो जाती है, लेकिन एक्चुअली 22 सेक्शन 22 के तहत आरबीआई बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। ये था उसका आंसर। लेकिन मैंने 44 डबल कर दिया होगा, तो 22 का डबल 44 होगा शायद, नहीं वैसे मैंने 22, मैंने नीचे भी लिखता हूं मैं कि सेक्शन 22 के तहत वो लाइसेंस जारी करता है बैंकों को, ठीक है भाई। बाकी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। एक था हिल्टन यंग कमीशन, आपने सुना है? नहीं सुना आपने। अब परसों जो पेपर हुआ था जीआई, उसमें आए थे बुक्स, किताबें,
ये किताब किसकी है? नेशन ऑफ कुछ करके एक बुक थी, वो किसकी है? और ऐसे आते हैं कि और जो वो है ना इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है वो कौन सी कमेटी के तहत बने थे? अब इंश्योरेंस होते हैं ना, कोई सी भी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसे ये तो आपके पास आएगा नहीं, लेकिन आपके पास यही आएगा कि जो हिल्टन आयोग है इसकी सिफारिश में किसकी स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है एसबीआई और चौथा है नाबार्ड। तो आज हम ऐसे आरबीआई पढ़ रहे हैं, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। मतलब एक समिति बनती है, किसी भी काम को करने के लिए एक समिति को बनाया जाता है और उसका नाम जो उसका हेड होता है उसके नाम पे रखा जाता है कि ये हिल्टन यंग आयोग है। तभी तो हिल्टन यंग आयोग क्यों रखा होगा? क्योंकि ये तो भारतीय था ही नहीं, लेकिन उस टाइम भारत आजाद नहीं हुआ था इसलिए अंग्रेज हुआ करते थे, ऐसे ही है उसका कॉन्सेप्ट। तो अंग्रेजों के नाम पे ये आयोग बना था। नेक्स्ट, जहां जहां पर आपको डाउट होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे लिखते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ होता है ना, आईएमएफ। मैंने पूछा भी है कई बार आपको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत कब से उसका सदस्य रहा है? 1934 में, 1935 में, 1947 में, 1949 में। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक यहाँ पर भी थोड़ा डाउट आपको बता देता हूँ मैं, क्या है यहाँ पर जो आंसर है वो है 1947, ठीक है। लेकिन जो आईएमएफ की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1944 में, 1944 में। और भारत उसी टाइम से, जब आईएमएफ की शुरुआत हुई थी, भारत उसी टाइम से इस आईएमएफ का सदस्य है। सुन लेना भी कि आप बोल रहे हो सर 1947 में भारत शामिल हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में, और भारत उसी टाइम से इसका सदस्य है जब ये मूल रूप से बना था 1944 में, ठीक है। तो बात यह है कि उस टाइम जो भारत था वो अंग्रेजों के अधीन था, उस टाइम हम गुलाम थे। तो इस टाइम हम भारत के तो थे, लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आईएमएफ में हम शामिल तो हो गए थे, लेकिन कब? जब हम अंग्रेजों के टाइम में थे। लेकिन जब हम आजाद हो गए तब हम एक्चुअल भारत के हिसाब से उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। हाँ ये भारतीय हैं, तब तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन आपने ऑप्शन देखना, अगर 44 नहीं होगा तो 47 होगा, अगर 47 नहीं होगा तो 44 जरूर होगा। हम मूल सदस्य मतलब जब बना था तब से हम इसके सदस्य हैं, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच गाइडलाइंस डिड द गवर्नमेंट पिक अप द एंटायर एसबीआई शेयर्स हेल्ड बाय द आरबीआई? कि सरकार ने किस दिशा निर्देशक के अनुसार आरबीआई द्वारा रखे पूरे एसबीआई शेयर को खरीद लिया है? तो अगर एसबीआई को शेयर को जो खरीदा है वो खरीदा है सेबी के थ्रू। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर T14। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही क्लास आपको, ऐसे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। बाकी आप इससे आपको बेटर और अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको मैंने एक बार भी सजेस्ट किया था, अड्डा एक आता है 247, आप उस पर पढ़ सकते हैं। लेकिन पैसे में पढ़ाता है, लेकिन हाँ आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ाता हूँ। लेकिन जो लोग, मैं तो बोलता हूँ आप सब स्टाफ से क्लर्क बने जो पैसे में पढ़ाता है, तो आप वहाँ प्रेफर ना करें, क्योंकि इतना ज्यादा महकमा आता नहीं। आप प्रैक्टिकल तो आप कर रहे होंगे जो 60, 65, 75 नंबर का आता है, और 30-35 नंबर के आपके ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनसे न चूके, इनसे भी मेरिट बनती है बहुत अच्छी, ठीक है। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे। तो मैं बोलता हूँ कहीं आपको रुपए से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर आपके पास अगर रुपए हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे कहने पे ना जाएं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन भाई मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि बैंकों में मैं देखता हूँ हमारे जो सब स्टाफ हैं जो 1/3, 1/2 हैं जो, तो थोड़ा पेमेंट का इशू रहता है। तो किस लिए किसी को रुपए देने? ऐसे ही जब आपका काम चल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप रुपए से भी खरीद सकते हैं। खैर मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, आप तो मेरे से बड़े भी होंगे और अच्छे तो आप होंगे ही।
तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू और धन्यवाद।